नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने टक्कर देती हुई एक दूसरे को दिखाई देती है। इस राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं और यहां पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। सर, मेरे साथ रोजाना पोल पंच में बातचीत करने के लिए अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से आप। धन्यवाद। सर, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख राज्य का हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हमेशा रहती है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी तैयारी कर रही है। पिछली बार बहुत अच्छा बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से होकर निकली थी, वहां पर जो उसके बाद कर्नाटक में सरकार भी बनाने में वो लोग सफल रहे। क्या अब जो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, क्या लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? धन्यवाद नरेश जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि कर्नाटक जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के बाद, तमिलनाडु में 39 सीट है, उसके बाद दूसरा बड़ा राज्य है जिसमें कि 28 सीट है। और वो अभी तक जो है 2019 में जो है एक तरफ से बीजेपी ने एक तरफा वहाँ विजय हासिल की थी। आउट ऑफ 28 जो है उसने 26 सीटें जीती थी। और एक जो है जेडीएस को मिला था और एक कांग्रेस को सीट मिली थी। उस समय जेडीएस और कांग्रेस अलायंस में थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया है। बीजेपी के साथ जेडीएस अलायंस में है और कांग्रेस जो है अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव भी जीता है। जी हाँ, और आपकी बात के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पिछली बार जो असेंबली इलेक्शन के टाइम में जो भारत जोड़ो यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा से उनको काफ़ी सपोर्ट मिला और वहाँ पर जो है उनके वोट बैंक में कंसोलिडेशन हुआ। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिसने कि 2019 के लोकसभा में 50% से ऊपर वोट बैंक पाया था, वोट उसका शेयर था, और कांग्रेस का मात्र 30 के आसपास 30% के आसपास था। वो कांग्रेस का जो है वोट बैंक जो है कन्वर्ट होके इस बार जो है थोड़ा सा बढ़ा और असेंबली इलेक्शन में उनको जो 200 तकरीबन 24 सीट्स में से 135 सीट उन लोगों ने जीती। तो एक तरह से उन लोगों को फुल फ्लेज मेजॉरिटी मिली। और उसमें कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स को अगर हम लोग विश्वास करते हैं ही है रिपोर्ट्स उस तरह की कि उसमें जो है माइनॉरिटी कंसोलिडेशन जबरदस्त था। उस यात्रा का ये असर हुआ। लेकिन सर, जो मतलब कर्नाटक की राजनीति में जो लोग अच्छे पकड़ रखते हैं, तो उनका ये भी मानना है कि डीके शिवकुमार वहां पर एक ऐसा कांग्रेस के पास हथियार था जिसने ये सीटें, ये चुनाव जिताने में बहुत मदद की। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कर्नाटका की राजनीति में दो बड़े फैक्टर हैं, वोकालिंगा और लिंगायत कम्युनिटीज। तो वोकालिंगा कम्युनिटी जो है तकरीबन 13% कम्युनिटी है, वो मेनली एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। और जो एक तरह से पिछले कुछ मेडिवल एज में वो लोग फाइटर्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट और लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। तो उनकी 13% कम्युनिटी है जो कि डोमिनेट करते हैं वो। और दूसरी एक कम्युनिटी है लिंगायत। लिंगायत बेसिकली सैवाइट हुआ करते थे मेडिवल एज में। उस कम्युनिटी में वो थोड़ा सा एंटी ब्राह्मणिकल होके वो उस कम्युनिटी का भी तकरीबन 17% वोट बैंक है। अच्छा। उस लिंगायत कम्युनिटी और वोकालिंगा कम्युनिटी, जैसे उत्तर भारत में फैक्टर्स चलते हैं उसी तरह से वोकालिंगा और लिंगायत ये सब चलता है वहाँ कर्नाटक की राजनीति में। और आप जो कह रहे हैं डीके शिवकुमार वोकालिंगा है, वोकालिंगा है, बड़े वोकालिंगा हैं। उसी तरह से एसडी देवगौड़ा हैं, उनका परिवार वोकालिंगा है। तो ये लोग जो लैंडेड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो ये जमीन से भी जुड़े हुए लोग हैं। और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो यात्रा हुई उसमें बीजेपी का जो ट्रेडिशनल जो डोमिनेशन लिंगायत वोट बैंक है, उस वोट बैंक में खिसका हुआ। वो वोट बैंक खिसक के जो है कांग्रेस की तरफ चला गया। उसकी वजह से कंसोलिडेटेड वोकालिंगा और लिंगायत वोट बैंक ये दोनों मिलके जो है, और प्लस मैंने कहा कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, उसने जो है असेंबली इलेक्शन में उनको जबरदस्त मदद की और वो लोग मेजॉरिटी पाने। तो क्या सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की रैलियां लगातार तमिलनाडु, खासतौर पर तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में रैलियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं कर्नाटक के मुकाबले, तो क्या इस बार बीजेपी को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम यहाँ थोड़ा सा कमजोर है लेकिन यहाँ मजबूत हो सकते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा जोर किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्नाटका को लेकर वो लोग कॉन्फिडेंट हैं। कर्नाटका में जैसा कि लग रहा है कि जब जेडीएस से इन लोगों ने अलायंस किया है, तो जेडीएस से अलायंस यानी वोकालिंगा, इनके पास अगर कंसोलिडेटेड वोट बैंक आता है जिसकी 2 सीट पे अभी फिलहाल इन्होंने जो है हासन से देवगौड़ा जो है अपने जो ग्रैंडसन को वहां से लड़ा रहे हैं, एक और सीट है वहां पर अभी इन लोगों का तकरीबन जेडीएस का तय हो गया है। उसके बड़े नेता अगर उनके पास आते हैं तो बीजेपी, और उसके साथ में पृष्ठभूमि भी है बीजेपी की कि उन लोगों ने अच्छा किया है। आपको उसी संदर्भ बता दूं कि पिछली बार 2019 के चुनाव में एक फ्रेश फेस जो कि
तेजस्वी सूर्या को लड़ाया गया। तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु साउथ से लड़ाया गया और वहां पर उन्होंने बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं बीके हरिप्रसाद जी, एक तरह से वो एक बच्चे ने एक बुजुर्ग को हराया, इस टाइप में कहते हैं ना। अब तो बहुत बड़े नेता हो गए सर तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो उस समय वो जिस तरह से उभरे, अब वो अभी बीच में जो हनुमान जो चालीसा वाला जो बवाल हुआ था, उसमें भी तेजस्वी सूर्या और शोभा जो दूसरी नेता हैं, वो उनका पूरा नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो बड़ी नेता है वहाँ कर्नाटका की, दोनों लोगों ने मिलकर एक मास मोबिलाइजेशन जो किया। तो बीजेपी भी किसी भी तरह से जो है वहाँ पर जो है मास मोबिलाइजेशन को जो हिंदुत्व के साथ में, कार्ड के साथ में, ये लोग उन सब एस्पेक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। और प्लस दूसरा फैक्टर ये है कि जो वोटिंग पैटर्न है वो असेंबली का अलग होगा और लोकसभा का ज्यादातर जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये आता है कि पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, और क्या कांग्रेस की मंशा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक का बनाकर कर्नाटकों की सीटों पर अपना पकड़ बनाया जाए? क्या कुछ ऐसा मकसद है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े नेता हैं, वहाँ के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और वो SC यानी दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो सिंबॉलिक तरीके से देखा जाए, कर्नाटक का बड़ा नेता, बुजुर्ग नेता जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहा है, तो मास लीडर है वो बचपन से कांग्रेस के काडर रहे हैं। उनका जो है एक ग्रास रूट लेवल से यानी दलित परिवार से आने के बाद में जो है कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वो बहुत बड़ा एक मैसेज भी है और बहुत बड़ी बात भी है किसी पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप की अगर बात करते हैं। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, और वो बेसिकली गुलबर्गा से लड़ते थे, तो गुलबर्गा से उनको जो है बीजेपी ने हरा दिया था और उनकी जो है SC सीट थी जो रिजर्व सीट से हारे थे। उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। इस बार कहा जा रहा है कि उनके दामाद को टिकट कांग्रेस दे रही है। तो इस संदर्भ में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का जाहिर सी बात स्वीकार्यता तो ही है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है मजबूत, मतलब कांग्रेस को जो है इलेक्शन में मजबूती प्रदान करने। फिर DK शिव कुमार तो है ही, DK शिव कुमार का नाम जो, जी हाँ, DK शिव कुमार जो है इस समय जो है पार्टी के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बाद में वो भी एक मास लीडर है वहां पर, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट आप कह सकते हैं वो सर कांग्रेस का जहां भी क्राइसिस आता है DK शिव कुमार वहां पहुंचते हैं, उन्हें बुलाया जाता है खास तौर पर। कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर इस समय हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की भूमिका एक बड़ी भूमिका मानी जाती है पार्टी के नेताओं को जुटाने के लिए, वैसे ही DK शिव कुमार को भी अब इस तरह से मैं पैरेलल करने से बचूंगा लेकिन DK शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के क्राइसिस मैनेजर हैं। ऐसा कई जगह है, चाहे राजस्थान में हम लोगों ने देखा हो, चाहे और भी जगहों पे हम लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र में कुछ इस तरह से बात हुई थी तब। तो DK शिव कुमार का जबरदस्त रोल है और अब वो केंद्र जो क्षेत्रीय राजनीति से इस समय पूरी तरीके से केंद्रीय राजनीति में भी उनका एक स्थान बन चुका है। तो सर अगर ये मान के चलें कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट अगर खिसकते हैं कांग्रेस की ओर, तो क्या फर्क मतलब कि उसके कारण क्या हो सकते हैं? नहीं, वोट खिसकने जैसी बात अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले चुनाव में जो है उनके 51% के करीब वोट शेयर था उनका बीजेपी का, कांग्रेस का 31% था। और उसके साथ में आपको बता दूं तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग यानी 10% के आसपास जो है JDS को मिला था। तो वो जो 50+ के साथ में उन्होंने ये 9% का वोट बैंक भी तो अपने साथ कंसोलिडेट किया। JDS का वोट बैंक, JDS का वोट बैंक भी तो मिलेगा। तो JDS का वोट बैंक अगर उनके साथ में आ रहा है, भले ही JDS 2 सीट पे जीते, लेकिन उसका जो तकरीबन 10 सीट पे उनके जो वोकालिंगा वोट बैंक है, SD देवगौड़ा जैसी बड़ी पर्सनैलिटी है, उनके परिवार के SD शिव कुमार, HD कुमारस्वामी जो कि उनके लड़के हैं, बड़े लड़के, छोटे लड़के, वो कन्नड़ा फिल्म में भी शायद राइटर रहे हैं और उनकी भी एक अलग शख्सियत है वहाँ पर, उनका ग्रास रूट लेवल पे उनकी भी अपनी भी पकड़ है। तो इस तरह से देवगौड़ा परिवार के साथ जुड़ने से, यानी ये जो वो लोग भी वोकलिंगा कम्युनिटी से आते हैं, तो वो कंसोलिडेशन साफ तरीके से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी के फेवर में असर पड़ेगा। JDS और कांग्रेस का गठबंधन तो सर सरकार जब गिरी थी गठबंधन की, तभी मुझे लगता है कि तब से वो दूरियां इन दोनों के बीच में बन गई थी। लेकिन सर JDS का कांग्रेस के साथ ना होना कांग्रेस के लिए तो नुकसान होगा। क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के दम पे हम लोग चुनाव जीत गए हैं, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है। जब उन्होंने 200, जैसा कि मैंने बताया, 24 में से 135 सीट्स उन्होंने असेंबली में जीत रखी है, क्लियर कट उनके पास मेजॉरिटी है। तो ऐसी स्थिति में वो अगर कह रहे हैं, इस बार दावा कर रहे हैं कि वो लोग 20 सीट लोकसभा की जीतेंगे,
तो उनका कॉन्फिडेंस तो बना हुआ है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी जिस तरह से पहले जीती थी 26 सीट, उतना जीतना मुश्किल तो होगा, मुश्किल होगा सर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन सर एक चीज और आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में क्यों थोड़ा सा नहीं, कर्नाटक में भी उन्होंने एड्रेस किया है, लेकिन कर्नाटक को लेकर उनकी परेशानी नहीं है। परेशानी उनकी जो है केरल और तमिलनाडु को लेकर है। कर्नाटक में उनके बड़े नेता चाहे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हों BS येदुरप्पा, जो कि लिंगायत हैं, वो भी लीडर हैं, और जो उनका जो पहले का जो वोट बैंक बना हुआ, मैंने कहा ना 17% लिंगायत वोट बैंक है, और वोकालिंगा वोट बैंक भी उन्होंने 30% जो है उन लोगों को जो साधा है, तो वो लोग उस एस्पेक्ट कॉन्फिडेंट हैं। और जो मैं आपको बता दूं कि जो इमोशनल इशू है राम मंदिर वाला, और अभी आपने जो बीच में देखा तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी वाला, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि बीजेपी को अंदर से मदद करेंगे। इसका भी इस तो क्या राम मंदिर और हिंदुत्व का प्रभाव भी कर्नाटक में पड़ सकता है? ये कर्नाटक में जबरदस्त है, इसका असर है, और इसका असर पुरजोर तरीके से आपको दिखेगा इलेक्शन में। और जैसा कि आपने कहा कि परेशानी की हम लोग बात कर रहे थे, कर्नाटक के अलावा जो तमिलनाडु है वो इसलिए परेशानी का कारण है क्योंकि वहां से अभी तक खाता ही नहीं खुला है। 3% वोट बैंक से ऊपर वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनका जो कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा है। वो लोग चाहते हैं इस बार जिस तरह से PMK के साथ अलायंस किया है और छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस किया है, तमिल मामला कांग्रेस है उसके साथ किया है, इस तरह से जो अलायंस किया उसमें वो लोग होपफुल हैं कि तकरीबन 5 सीट जो है उनको जीतनी चाहिए, वहाँ से खाता खुलना चाहिए। उसी तरह से केरल में आप पाएंगे, केरल में प्रधानमंत्री ने एक तरह से आह्वान किया है कि मुझे डबल डिजिट में सीट चाहिए, तो वहाँ पर डबल डिजिट्स में सीट पाने के लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी खाता खुलना चाहिए। सर एक सवाल और हमेशा अमूमन पूछा जाता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर अपनी जगह बनाई, लेकिन और प्रदेशों में नहीं बना पाई। तेलंगाना में नहीं बना पाई, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं बना पाई, तमिलनाडु में नहीं बनाई, केरला में नहीं बना पाई। क्या वजह हो सकती है? कर्नाटक में अच्छी खासी जगह। कर्नाटक में उनके पास बहुत बड़े नेता थे, BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा शुरू से जो है संघ के साथ में जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने मतलब तकरीबन इस समय वो 70+ ईयर्स के हैं, बड़े नेता हैं वहाँ के, तो उन्होंने लगातार ग्रास रूट पे काम किया। और कुछ और बड़े नेता थे, एक बेंगलोर से जो लड़ते थे बड़े नेता, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, तो कुछ खास नेता थे जिन्होंने संघ के साथ में मिलके RSS, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने जो राम मंदिर मूवमेंट 80 के दशक में शुरू हुआ, उसके बाद में कर्नाटक में जबरदस्त रोल प्ले किया इन सब आंदोलन ने। और रही बात तमिलनाडु की मैं बता ही रहा कि वहाँ की द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है, नॉर्थ इंडिया की जो थोड़ा सा जो एंटी हिंदी वहाँ पर जो सेंटीमेंट है, उसमें ये लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। ट्रेसपासिंग एक तरह से जो कहते हैं कि सेंधमारी जिसको कहते हैं, वो अभी नहीं हो पाई। इसी वजह से जो सबसे बड़ा आप कह सकते परेशानी का कारण वही है, और साथ में AIADMK के साथ में इन लोगों का अलायंस टूटा। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर अपनी बढ़त नहीं बना पा रहे अभी तक। जी तो देखिए, आज कर्नाटक की जो चर्चा थी, कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण पर लोकसभा के लिए वोटिंग, लोकसभा चुनाव में वोटिंग होगी। इसके बाद कर्नाटक में जो लगातार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अच्छी खासी एक दूसरे को टक्कर देती है, इस बार भी दोनों मजबूत स्थिति में है और दोनों अच्छी टक्कर दोनों के देखने को मिल सकती है। सर JDS का भी अहम रोल रहेगा, और इस बीच क्या समीकरण होंगे, क्या वहां पर किस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमने तमाम चर्चा की। इस चर्चा को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर जरूर बताएं, और रोजाना हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।